अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, सियासी मैदान से बड़ी खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का हुकूमती फ़ैसला सामने आया है। हुकूमत ने यह तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला कर लिया। वज़ीर इत्तलात अता तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर PTI पर तनकीद की। बोले, साने 9 मई को ज़ाती मफाद के लिए मुल्की दिफा पर हमला किया गया। बानी PTI का पूरा ख़ानदान साने 9 मई में मुलविस था। तीनों बहनें कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थीं। आपका भांजा वर्दी की बेहुरमती कर रहा था, आग लगाई जा रही थी। बानी PTI ने इंतशार और आइन की खिलाफ वर्जी को फ़रोग़ दिया, मुल्की दिफा और इदारों को नुकसान पहुँचाया। वज़ीर इत्तलात का कहना है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी है, जबकि वज़ीर इत्तलात का कहना है मखसूस नशिस्तों के केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिन मांगे रिलीफ दिया गया। केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पार्टी ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कानूनी सकून देखते हैं, जबकि नून लीग और इत्तेहादी जमातों ने नजरसानी अपील दायर करने का फैसला भी किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने गैर आइनी तौर पर असम्बली तोड़ने पर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस भी दायर करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर इत्तलात का कहना है कि मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमत ने मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अफराद के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने का फैसला किया है। अता तारड़ ने आज गुफ्तगू की और गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ये 4 फैसले किए गए हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अगेंस्ट हैं वो लिए गए हैं। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आइए वो सुन लेते हैं। एस्टैब्लिश्ड 9 मई के हमले एस्टैब्लिश, दहशत गर्दों को वापस लाना एस्टैब्लिश, ये सारी चीजें आपने इस मुल्क में की हैं। फिर एक साइफर का खेल रचाया गया इस मुल्क में और आपने अपने सियासी मफाद के लिए मुल्क के बैनुल अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की, मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इन तमाम चीजों को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए वफाकी हुकूमत PTI को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। हमने तहम्मुल का मुजाहरा करके देखा, बुर्दबारी का मुजाहरा करके देखा, हमने कहा दानिशमंदी से काम लिया जाए। इन तमाम चीजों को हमारी कमजोरी समझा गया बदकिस्मती से कि ये तो बड़े कमजोर हैं। आपने आइन की खिलाफ वर्जी, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी हवाला दिया कि आपने ये गलत काम किया था, कि आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के होते हुए असेंबलियों को तहलील किया, तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। तो वफाकी वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज का रद्द-ए-अमल भी सामने आया। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए वो सुन लेते हैं। इस बात का ख्याल आया कि अब और तो कोई तरीका कारगर साबित नहीं हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने का, जो कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, तो उस पर ये पाबंदी लगाए। ये कोशिश भी करके देख लें, लेकिन मुल्क इस वक्त हर लोगों के हाथ में, ये नाअहल है, ये लोग, उनको समझ ही नहीं है कि मुल्क कैसे चलाए जाते हैं। ये इनका आखिरी बार है, बैन कर दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, करके कोशिश करके देख लें। अब कोई भी उठ के खड़ा हो जाए कि जी हम इस पे आर्टिकल 6 लगाएंगे, तो ये एक किस्म का मजाक है और ये मुल्क को मजीद इंतशार में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुल्क में बजाय सियासी इस्तेहकाम लाने के ये जितने भी स्टेप्स ले रहे हैं वो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करेगा और ये अच्छा नहीं है मुल्क के लिए। और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद लाने पर मुशावरत करेंगे। हुकूमत शिकस्त खा चुकी है, इन्होंने हमारे खिलाफ पहले भी हर हरबा इस्तेमाल किया, भी जो करना है करके देख ले। मजीद उन्होंने क्या कहा वो भी देखिए। कौन सा ऐसा हरबा है जो इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया? इन्होंने हमें दहशतगर्द डिक्लेयर किया, इन्होंने हमें एंटी पाकिस्तान एंटी स्टेट डिक्लेयर किया, इन्होंने हमें जो है ना एक ऐसा तस्वर पेश किया पब्लिक में। 8 फरवरी को उसका वो सारा बयानिया खत्म हो गया, वो हमने खत्म कर दिया। मुझे डर लग रहा है कि मुल्क अनाकी की तरफ जा रहा है। मुल्क जो है ना बनाना रिपब्लिक बन गया है, जंगल का कानून है, आइन और कानून की कोई हैसियत नहीं रही है। इसलिए मैं इन तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ जो अपने आप को सियासतदान कहते हैं कि होश के नाखुन लो। शहबाज शरीफ, जो कुछ हो रहा है ये तुम्हारे बलबूते पे हो रहा है, तुम सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तुम चीफ एग्जीक्यूटिव हो। तुम जो ये कहते हो कि कभी इसको ले गया कि तरीके से आपको बैन करेंगे और जो आर्टिकल 6 का आपके पास जो हथियार है इस्तेमाल करो, हमने आपकी किसी हमारा अर्थ पे आपका मुकाबला करेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार राना कैसर साहब मौजूद हैं और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब ने। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले राना कैसर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर, हम गुज़श्ता प्रोग्राम्स में भी ये बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब हुकूमत क्या करने जा रही है, तो आज बड़ी क्लैरिटी हो गई है। हुकूमत ने कहा है कि नज़रसानी अपील हम दायर करेंगे।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाएंगे, जबकि आर्टिकल 6 लगाने का भी उन्होंने फैसला कर लिया है। तो आपको लगता है कि हुकूमत कामयाब हो पाएगी या फिर सब ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं? देखिए, आज 4 फैसले अनाउंस किए हमारे वज़ीर इत्तलात ने, जिसमें एक था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन किया जाएगा, दूसरा है कि आर्टिकल 6 साबिक सदर और वज़ीर आज़म और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, और तीसरा था कि रिव्यू पिटीशन दायर की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर, और चौथा है कि जी इनके ऊपर पाबंदियां लगाई जाएंगी ताकि इनकी कम्युनिकेशन बंद की जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बैन लगाने की। देखिए, बैन का तरीकाकार तो ये है कि वफाकी काबीना जो है वो इसको उसकी अप्रूवल देगी और फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा, तो फाइनल डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है, इसके अलावा कोई और ये फैसला नहीं कर सकता। दूसरी बात, आर्टिकल 6 देखें, टू मी इट इज़ अ पास्ट एंड क्लोज्ड ट्रांजैक्शन। लीगल टर्म में हम इसे ये कहते हैं कि आज से 2 साल पहले अगर एक वाक़या हुआ है और ये जो अता तारड़ साहब आज बात कर रहे थे, यह ज़ाहिर है कि हुकूमत की तरफ से एक मौक़िफ़ है और ये पिछले 2 साल से यही बातें होती आ रही हैं कि जी हम आर्टिकल 6 लगाएंगे। तो मेरे ख्याल इसमें कानूनी जो नुक्ता है वो ये है कि आइन तो इस चीज़ की प्रोविज़न देता है हमें आर्टिकल 6 में कि आप किस तरीके से इस कानून को इसको अप्लाई करना है, लेकिन इसका सब्सिक्वेंट लॉ, सबऑर्डिनेट लॉ हमारे पास इस वक्त नहीं है कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा अगर आर्टिकल 6 की प्रोविजन को इन्वोक किया जाता है। उसके लिए शायद अभी लेजिस्लेशन की जरूरत है जो कि इस वक्त नहीं है। तीसरी बात है रिव्यू पिटीशन। देखिए, जो रिव्यू पिटीशन होती है वो हम कानूनी राय ले लेते हैं। मैं दोबारा से आपकी तरफ आऊंगी और आपका तज्जिया चाहूंगी, लेकिन जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सर, कहिएगा कि आज जिस तरह जिस एतमाद के साथ अताउल्लाह तारड़ साहब ने गुफ्तगू की और कहा कि हम आर्टिकल 6 लगाएंगे, कानूनी हवाले से क्या कहते हैं, और ये भी बता दीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला भी किया है, तो इतना आसान होगा पाबंदी लगाना किसी भी सियासी जमात पर? देखिए, जहाँ तक कि आर्टिकल 6 की बात है, आर्टिकल 6 जो है उसमें होता ये है कि आप कोई आदमी उसको आप वो एक गद्दार एक किस्म का मुकर्रर कर दें, तो गद्दार के लिए उसके लिए और वो उस वक्त लगाया जाता है जबकि आइन को कोई तोड़ता है, उसको स्ट्रप करता है और ये वायलेट करता है, वो कोई इस किस्म का काम हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इस वक्त जब जो इंसिडेंट जिसको रेफर कर रहे थे वो था नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला, जो 2 साल 2.5 साल पहले की बात है। तो वो उसका मामला तो तय हो गया था, वो तो सुप्रीम कोर्ट के पास गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्स कर दिया था उनके सारे डिसीजंस को, और वो मामला तय हो गया। अब उसको दोबारा इन्वोक करना और फिर कहना कि जी ये आर्टिकल 6 के खिलाफ वर्जी हुई, मेरे ख्याल में ये तो बिल्कुल बेकार है और ये तो बिल्कुल चलेगा नहीं मुझसे, ये तो फेल हो जाएगा आर्टिकल 6 का। जहाँ तक कि वो जो इंटेंशन जो भी हो, लेकिन वो चीज़ खत्म हो गई, क्लोज ट्रांजैक्शन। अच्छा सर, जी मुकम्मल करें अपनी बात। दूसरी चीज़ जो आपने कही थी वो ये थी, ये जो तहरीक इंसाफ को डिसॉल्व करने की, बैन करने की बात है। देखिए, इसमें आइन में प्रोविजन है आर्टिकल 17 जिसमें ये कहा गया है कि कानून साजी कर सकती है गवर्नमेंट कि अगर कोई पार्टी ऐसी हो, पॉलिटिकल पार्टी जो कि मुल्क और कौम के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रही हो, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी के खिलाफ हो, तो उस वक्त में वो कानून साजी हो सकती है और उस कानून के तहत उसको आप बैन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पहले उसको इन्वेस्टिगेशन करके फिर उसके बाद ये आप एक डिक्लेरेशन देंगे, गवर्नमेंट एक डिक्लेरेशन देगी कि हमने इसको बैन करना चाहते हैं, बैन कर रहे हैं। तो वो डिक्लेरेशन 15 दिन के अंदर डिक्लेयर होने के बाद 15 दिन के अंदर उसको सुप्रीम कोर्ट के पास भेजना पड़ता है और फिर सुप्रीम कोर्ट उसको कंसिडर करती है, सारे फैक्ट्स वगैरह और जितनी एविडेंसेस वगैरह हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फाइनल फैसला करती है और वो फाइनल फैसला होता है, उसके बाद और कुछ नहीं। ठीक है, राना मुबश्शिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। राना साहब, पहले बात कह रहे थे कि सियासी जमात को शायद बैन करना इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन ऑब्वियसली अगर इतने एतमाद के साथ अता साहब बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं, तो कुछ ना कुछ मवाद तो उनके पास होगा। इस बारे में आपकी क्या इत्तलात हैं और राय क्या है आपकी? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा कहता हूँ जी कि अगर इनके पास कोई
ठोस शवाहिद मौजूद हैं तो उनको बिल्कुल लेके आए, उनको बिल्कुल सामने लेके आए, ताकि सबको पता चल जाए कि क्या इन्होंने काम गलत किया हुआ है पीटीआई ने, या जिन लोगों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना है उन्होंने क्या गलत काम किया हुआ है। सो वो उसको बिल्कुल लेके आए सामने। बट द पॉइंट इज, देखे इस वक्त ये डिसीजन लेना हुकूमत की तरफ से कि जनाब वी विल गो फॉर दिस थिंग, वी विल गो फॉर लाइक आर्टिकल 6, हम 2 बंदों पे आर्टिकल 6 लगा देंगे या पीटीआई को बैन कर देंगे, दिस सीम्स टू बी अ डेस्परेट मूव। दिस इज अ डेस्परेट मूव होती है ये, बिल्कुल जिस वक्त आपके पास सारे कार्ड्स आपके खत्म हो जाए तो फिर आप इस किस्म की मूव्स करते हैं। एंड देन अगेन अभी तो कुछ घंटे हुए हैं, हार्डली मेरे ख्याल में 2 घंटे हुए हैं, जिसमें जनाब ये यहाँ पे कहा गया, जनाब हुकूमत की तरफ से कहा गया, अपना तारड़ साहब की तरफ से कहा गया कि जनाब हमारे साथ सारे अलाइड जो हमारे हैं, अलाइज जो है वो सारे इसमें शामिल हैं। पीपल्स पार्टी हैज बैक्ड आउट, पीपल्स पार्टी बैकआउट कर गई है, ठीक है। सो जब पीपल्स पार्टी बैकआउट करिए, वो आपके अलाइज नहीं है, देखिए लाए हैं आपके, हैं ना लाए वो, तो वो आपको बैकआउट कर गए। इसी तरह एमकेएम बैकआउट कर रही है। सो देयर आर सो मेनी पार्टीज जो बैकआउट कर रही है जो हुकूमत के अंदर शामिल हैं। सो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, दिस इज सच ए डेस्परेट मूव। और जिसमें प्रोबेबली मेरा तो ख्याल ये है कि जो हुकूमत की जो लीगल टीम है उन्होंने कोई, मेरे ख्याल में कोई होमवर्क नहीं किया, और उन्होंने कहा जी जाके जनाब आज ऐसा मौका है कि जहाँ पे खबरें कम होंगी टीवी पे अखबारों में, तो आप जाके जनाब स्पेस ऑक्यूपाई करें और जनाब एक खबर दे दें ताकि जनाब इस किस्म की खबर चलती रहे। आप व्हाट इज द सिग्नल यू आर सेंडिंग अक्रॉस, दुनिया को क्या सिग्नल दे रहे हैं आप? देखिए दुनिया को आप सिग्नल ये दे रहे हैं, दुनिया को आप ये बता रहे हैं कि वी आर लाइक यू नो वी आर इन अ डिसअरे। और ये हुकूमत मेरे ख्याल में प्रोबेबली जो है वो एक कोई एग्जिट स्ट्रेटजी ढूंढ रही है कि किसी न किसी तरीके से जो वो कर चुकी है लोगों के साथ, अवाम के साथ, और उनके साथ जो उनका इस वक्त चीखें निकली हुई है अवाम की, हुकूमत इज लुकिंग फॉर अ एग्जिट स्ट्रेटजी। वो तो कोई, मुझे ऐसे लगता है कोई एग्जिट स्ट्रेटजी ढूंढ रही है। वो खुद यहाँ पे साइडलाइन होना चाहते हैं हुकूमत वाले कि किसी न किसी तरीके से जल्द अज जल्द साइडलाइन हो जाए, और जनाब जो 2-4 बंदे जो साथ थे उनके जो हमायती थे या उनको जो छोटा मोटा वोट बैंक मिला हुआ था वो भी उनके खिलाफ हो जाएंगे। So I personally think it's a desperate move and it's a wrong move, और बैकफायर करेगी हुकूमत में बड़े स्वीरली, और उसने करना शुरू कर दिया है। और एमकेएम आपके सामने है, पीपल्स पार्टी आपके सामने है। ये अभी 2 घंटे की बात, हम पहले यहाँ पे बिल्कुल बैठे, कहा जा रहा था कि सब इस पॉइंट पर इकट्ठे हैं, लेकिन अब एक एक करके शायद पीछे हट रहे हैं। शाइक उस्मानी साहब, ये जिस तरह से अभी राना साहब ने बात की है कि कानूनी लिहाज से पता नहीं कोई मशवरा किया था या नहीं किया था, अगर कानूनी नुक्ता निगाह से देखा जाए तो हुकूमत का मौजूदा वक्त में ये फैसला कैसा लगता है आपको, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है जिसमें ये बाकायदा तौर पर कहा गया कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है? देखिए वो अपनी जगह पर, यहाँ पे जो आर्टिकल 17 की बात है उसमें ये उनको दिखाना ये होगा कि ये पार्टी जो है ये इन्वॉल्व है ऐसी एक्टिविटीज में जो कि मुल्क की सिक्योरिटी के खिलाफ है। अब ये जो चीज़ है ये तो एविडेंस पे डिपेंड करता है ना, एविडेंस हमको पता नहीं। अभी तक जो चीज़ें उन्होंने कही वो ये कही कि इन्होंने IMF को खत लिख दिया, वो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, और लेकिन हो सकता है राना कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कमेंट ले लेते हैं। राना साहब कहिएगा कि आपने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वही बात जो अताउल्लाह तारड़ साहब कर रहे थे वही बात दानियाल चौधरी साहब ने की है, आप क्या कमेंट करेंगे इस पर? देखिए ये अताउल्लाह तारड़ साहब के बाद ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और अब आप देखती जाएगा कि एक सीक्वेंस शुरू हो चुका है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमने देखा कि हुकूमती वज़रा और उनके अरकान उस फैसले के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो ये एक बौखलाहट की सी सूरत हाल है जिसका शिकार हमें ये हुकूमत नज़र आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने आप को डिसोसिएट किया इस अताउल्लाह तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा गया, MQM ने भी एक अपना रद्द-ए-अमल दे दिया। तो लग रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हुकूमत की भी समझ में नहीं आ रही कि वो क्या किस तरफ इस मुल्क को लेकर जाना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये जब लाहट होती है तो उसमें ऐसे फैसले भी हो जाते हैं। अब देखना ये है कि क्या इनको इस चीज़ का अदराक है कि आज के जो फैसले इन्होंने अनाउंस किए हैं इससे पाकिस्तान की इकॉनमी पे
کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس سے اندرون ملک اور بیرون ملک آپ نے کیا پیغام دیا. لوگ آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ ایک ایسا ماحول پیدا کر رہے ہیں جس میں انسرٹینٹی ہے، پولیٹیکل انسرٹینٹی. اور جب پولیٹیکل انسرٹینٹی ہوتی ہے تو پھر اکنامک انسرٹینٹی بھی ہوتی ہے. ایک طرف ہم معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری جانب ہم ایسے اقدامات کر رہے ہیں جو کہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشنز ہیں. خاص طور پہ آرٹیکل 6 کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ریویو پٹیشن کی اگر ہم بات کریں تو وہ اسی 13 رکنی بینچ کے پاس جائے گا جو آلریڈی ایک فیصلہ کر چکا ہے جس میں رانا کیسر صاحب آپ نے معاشی میدان کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی ہے. یہ تو حکومت خود کہتی ہے کہ مشکل فیصلے ہم کر رہے ہیں تاکہ معاشی طور پر پاکستان کو سٹینڈ کیا جا سکے. اب اس مشکل فیصلے کے بعد جو ہے ڈیفینیٹلی ان کی پولیٹیکل جو ایک کریڈیبلٹی ہے اس پر بھی بہت زیادہ انہیں نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے اس طرح کا فیصلہ صرف اس لیے کیا گیا ہو تاکہ کوئی پولیٹیکل فائدہ حاصل کیا جا سکے. دیکھیے یہ پولیٹیکل فائدہ تو حاصل نہیں کر سکتے. ایک جو ہے دے آر فردر ایڈنگ ٹو دا کیوس which is already in the country. یہ ایک سیاسی انتشار پیدا ہو رہا ہے مزید، اور اس میں کچھ نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا. کیا حکومت سمجھتی ہے کہ یہ 4 فیصلے جو آج انہوں نے اناؤنس کیے ہیں اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ سرٹنلی ناٹ. ابھی رانا مبشر صاحب جس طرح بات کر رہے تھے کہ آج ایک لین ڈے ہے اور ایک سپیس لی ہے میڈیا میں اور یہ پریس کانفرنس کر کے اس کے بعد مزید پریس کانفرنسز کر کے آپ آج اپنا ایک نقطۂ نظر لانا چاہ رہے ہیں. آج آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد میں ایک بلاکیڈ ہوا ہے، ایک دھرنا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہے. اس جانب کسی کی توجہ نہیں ہے. حکومت نے اس طرف توجہ کی کہ اسلام آباد آنے والے لوگوں کے مسائل آج کیا ہیں، کس طریقے سے ایمبولینسز رکی ہوئی ہیں، خواتین اور بچے کس طرح سڑک کے اوپر جو ہے وہ محصور ہوئے ہیں. تو ایشوز جو ہے اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ایکچولی دا گورنمنٹ ڈزنٹ ہیو اینی تھنگ ٹو آفر ٹو دی پیپل آف پاکستان. اب حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ ان کے الائز بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں اور یہ صرف ایک ٹامک ٹوئیاں جو ہوتی ہیں دے آر شوٹنگ ان دیئر اون فیٹ. تو یہ حالات آج جو ہے یہ میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ کو سرو کریں گے. اگر دیکھیں اس دن بھی ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کہ ایک ڈیسپریٹ موو ہے حکومت کی جانب سے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر کیا عمل ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کیا جائے. رانا قیصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. دن بھر میں واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو ویلکم کہتے ہیں. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں کہ بنو کینٹ میں دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ. سیکورٹی فورسز نے آج صبح دہشت گردوں کے بنو کینٹ کی بیرونی دیوار اور سپلائی ڈپو کے درمیان سڑک پر دھماکہ کر کے کینٹ میں داخلے کی کوشش ناکام بنا دی ہے. دھماکہ بارود سے بھری گاڑی سے کیا گیا جس سے مکانات اور دکانوں کے شیشے ٹوٹ گئے. دھماکے سے متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں. سیکورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے دہشت گردی کے منصوبے کو ناکام بنا دیا. سیکورٹی فورسز نے مؤثر کارروائی کر کے دہشت گردوں کو ایک کونے میں محصور کر دیا، جس کے بعد سیکورٹی فورسز نے کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا ہے. پاکستان میں حالیہ مہینوں میں عسکریت پسندوں کے حملوں میں تیزی آئی ہے. حکومتی عہدیدار حالیہ مہینوں میں متعدد بیانات میں کہہ چکے ہیں کہ پڑوسی ملک افغانستان میں موجود ٹی ٹی پی ملک میں دہشت گرد حملوں میں ملوث ہیں. وزیر دفاع بھی رواں سال مارچ میں بیان دے چکے ہیں ملک میں زیادہ تر دہشت گردی افغان سرزمین سے ہو رہی ہے. اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. یاسر حسین بیورو چیف پشاور ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ڈیٹیلز لیتے ہیں. یاسر بتائیے گا کہ افسوسناک خبر ہے لیکن جو سیکورٹی فورسز کے اہلکار ہیں انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا. اب تک کچھ معلوم ہو سکا کہ یہ کون سا گروپ تھا جس نے اٹیک کرنے کی کوشش کی اور اب تک کیا تفتیش ہوئی ہے؟ جی دیکھیں، یہ ٹارگٹ کا جو ٹائم رکھا گیا ہے یہ انتہائی سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے دہشت گردوں کے لیے. وہ ہے صبح 4 بجے 5 بجے، چونکہ لوگ جو ہیں اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، سیکیورٹی بھی جو ہے وہ ریلیکس ہوتی ہے. لیکن اس صبح 4 بجے کے وقت جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت بھی سیکیورٹی فورسز کے جو جوان تھے وہ الرٹ ہی تھے. انہوں نے بروقت کارروائی کی. 4 بجے کے وقت یہ واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد جو ہے کہا جاتا ہے یہ کوہاٹی روڈ ہے، کینٹ کا ایریا ہے بنو کا، سپلائی ڈپو کے قریب یہ بم دھماکہ کیا گیا. گاڑی کہا جاتا ہے کہ گاڑی میں بارود سے بھری وہ گاڑی تھی جس کو بلاسٹ کیا گیا. اس کے بعد جو ہے کہا جاتا ہے کہ فوری طور پر بھگدڑ مچ گئی اور جو قریب
करीबी मकानात थे और जो घर थे इनके शीशे टूट गए। जो मकान करीबी जो दुकानें थी वो भी शदीद मुतासर हुई। इसके साथ साथ जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उस वक्त क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया जो कि अब तक जारी है। देखिए, बन्नू के इलाके में ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इस वक्त जनूबी अजला में इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर होते जा रहे हैं। और आप अभी कुछ रोज़ कबल ही देखें, लकी मरवत में भी कानवाई पर हमला किया गया, DI खान में भी इस किस्म के वाक़यात जो हैं पेश आ रहे हैं सरदरियाब रोड पर। उसी तरह जो है जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान के भी जो इलाके हैं, ख़ासकर जो उनकी गुज़रगाहें हैं, वहाँ पर भी आए रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िलों को और उनको निशाना बनाया जा रहा है। फिगर हमारे पास मुख्तलिफ आ रहे हैं। इसमें कहा जाता है कि 52 अहलकार जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें 6 अहलकार जो हैं, जो हमारे जवान हैं, वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जिनको CMH मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम अब तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। अब तक इसका तयन नहीं किया जा सका कि दहशतगर्द किस एरिया से इस कैंट के एरिया में दाखिल हुए थे, लेकिन CCTV फुटेज की मदद से कुछ कहा जाता है कि जो है मालूमात हासिल की जा रही हैं। इस वक्त जो है बन्नू कैंट और बन्नू का जो इलाका है वो फ़ौज ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। चूँकि मुहर्रम हराम भी है, जुलूसों की भी जो है गुज़रगाहें इन्हीं इलाकों से ही होती हैं। इसी तरह बन्नू के इस वाक़े के बाद DI खान, लकी मरवत, जनूबी वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान और जो कोहाट तक के एरियाज़ हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनकी सिक्योरिटी जो है हाई अलर्ट कर दी गई है। पाक फ़ौज जो है वो इस वक्त फ्रंट पर आ चुकी है। FC के जवान जो हैं वो भी मौजूद हैं। अभी तक तयन नहीं किया जा सका कि ये गाड़ी कैंट के इलाके में कैसे दाखिल हुई। FC के जो अहलकार है उन्हें भी तैनात कर दिया गया है और तमाम तर मामले की तफ्तीश जारी है। यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद है। यासिर, आपका शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मुहर्रम की कि लश्कर इस्लाम के सिपहसालार, फौज अली के अलमबरदार, शुजात के पैकर, वफा के पैगंबर, शहदाए करबला के गाजी, सरकार वफा अबू अल फजल अब्बास जनाब गाजी अब्बास अलमदार, जो कि मौला अली के फर्जंद हैं और जंग करबला में हज़रत हुसैन की फ़ौज के सिपहसालार हैं। उनकी शहादत की मुनासबत से मुल्क भर में आज 8वीं मुहर्रम के मौके पर मजालिस, जलसे और जुलूसों का इनकाद किया जा रहा है। मुल्क भर में जुलूसों और सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है, ये जानेंगे मुख्तलिफ शहरों में मौजूद अपनी नुमाइंदगान से। मुल्तान की बात कर लेते हैं। मुल्तान में आज 8 मुहर्रम के मौके पर 88 जुलूस और 182 मजालिस का इनकाद किया गया है। 15 जुलूस और 40 मजालिस को हसास करार देकर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। हसन शेख से मज़ीद जान लेते हैं। हसन, बताइएगा सिक्योरिटी के इंतजाम क्या हैं इस मौके पर? जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी अशरा मुहर्रम नहायत मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और यकम मुहर्रम से रोज़ाना की बुनियाद पर मुल्तान शहर में जुलूस भी निकाले जा रहे हैं और जो मजालिस हैं वो भी मुनक्किद की जा रही हैं। आज 8वीं मुहर्रम के सिलसिले में मुल्तान शहर में 88 जुलूस जो है वो निकाले जा रहे हैं। कुछ जुलूस ऐसे हैं जो कि सुबह के औकात में जो है वो निकाले गए, जबकि जो मुख्तलिफ जो जुलूस ऐसे हैं जो कि शाम के औकात में जो है वो निकाले जाएंगे। और इस सिलसिले में 15 जुलूसों को जो है वो हसासियत के लिहाज से एक कैटेगरी में रखा गया है, जहाँ पर ना सिर्फ पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं बल्कि उन जुलूसों पर जो है वो CCTV कैमरों की मदद से भी नज़र रखी जा रही है। आज दिन भर सिक्योरिटी के जो है वो खातिर खा इंतज़ामात किए गए हैं और दिन भर जो है तकरीबन 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान जो है वो आज के दिन ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि उनकी मावनत के लिए 2000 से ज़ायद जो वॉलंटियर्स हैं वो तैनात किए गए हैं। जी ठीक है, हसन शेख हमें मुल्तान की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। पेशावर का रुख करते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं और पुलिस की कितनी नफरी तैनात की गई है। काशिफ कोकी खेल हमारे साथ मौजूद है। जी काशिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मुल्क भर की तरह पेशावर शहर में भी मुहर्रमुल हराम के हवाले से खसूसी मजालिस और जुलूस का इनकाद हो रहा है। SP सिक्योरिटी कमाल हुसैन के मुताबिक शहर भर में कुल 316 मजालिस है, जिनमें से सिर्फ 116 जुलूस हैं। 62 इमाम बरगाहें हैं, जबकि 9 सबीले हैं। SP सिक्योरिटी के मुताबिक 62 इमाम बरगाहों में से 19 इमाम बरगाहें जो हैं वो हसास तरीन करार दिए गए हैं, जिन पर पुलिस की जानिब से भारी नफरी तैनात की गई है। और आल सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो SP के मुताबिक शहर भर में जो है 14,000 से पुलिस एहलकार इस वक्त ड्यूटी दे रहे हैं, जबकि 200 से ज़ायद कैमरों के जरिए भी जुलूसों की जो है वो निगरानी की जा रही है। जबकि साथ ही सैफर डॉग्स स्पेशल ब्रांच और फ्रंटियर कंस्टेबलरी की माउन से भी जो है वो सिक्योरिटी के इकदाम उठाए जा रहे हैं। मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि इस वक्त शहर भर के दाखिली व खारजी रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि 9 और 10 मुहर्रम पर भी जो है वो इंटरनेट सर्विस मुअत्तल किया जाएगा। जी
ٹھیک ہے، ہمیں کاشف کوکیخیل پشاور سے آگاہ کر رہے تھے۔ کراچی کی بات کر لیتے ہیں، یہاں پر بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں محرم الحرام کے حوالے سے، اور خصوصی انتظامات ہیں۔ مزید جانتے ہیں، شامر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شامر بتائے گا محرم الحرام کے لیے کیا سیکیورٹی پلان بنایا گیا ہے؟ جی بالکل، 8 محرم الحرام کا مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ نشتر پارک پہ مجلس منعقد کرنے کے بعد یہ جلوس جو ہے نمائش چورنگی پہ پہنچا، نمائش چورنگی سے پھر احمد جناح روڈ اور اب سی بریج سے ہوتا ہوا امپریس مارکیٹ اور پھر تبت سینٹر سے دوبارہ احمد جناح روڈ پہ ہو کے جو ہے یہ جلوس اپنے روایتی راستوں پہ ہوتا ہوا حسینیہ رانیہ خیرت امام بارگاہ پہ اختتام پذیر ہوگا۔ فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں، سیکیورٹی کے 300 سے زائد گلیاں ہیں جن کو بند رکھا گیا ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے متبادل راستے دیے گئے ہیں، جو ٹریفک احمد جناح روڈ جانے آنا چاہتا ہے اس کو جو ہے متبادل راستوں کی پہ جو ہے موڑا جا رہا ہے اور پھر ٹریفک کی روانی بحال رکھی جا رہی ہے۔ تاہم سنائپر شوٹرز کے ساتھ ساتھ بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ٹیمیں بھی جو ہے وہ یہاں پہ تعینات کی گئی ہیں۔ سویپنگ کا عمل ساتھ ساتھ جاری ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسکاؤٹس اور پھر جو کمانڈوز ہیں SSU کے اور رینجرز کے وہ آؤٹر شیلٹر بنا کے چل رہے ہیں، جس کے بعد جلوس کو جو ہے وہ آگے گزرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ مغرب کا وقت بتایا جا رہا ہے، رات ہونے سے پہلے اندھیرا ہونے سے پہلے جلوس کو جو ہے وہ اختتام اس کا کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، کراچی سے ہمیں شاہمیر بتا رہے تھے کہ کراچی میں کیا سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ 8، 9، 10 محرم کے حوالے سے حکومت کافی جو ہے ایکٹیو ہے اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ سکے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ بریک کے بعد آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور اب پروگرام میں بات کرتے ہیں کہ مالی سال 2024 اور 2025 کے بجٹ میں ٹیکسز میں اضافے کے اثرات کے بعد مختلف انڈسٹریز کی جانب سے رد عمل بھی سامنے آنے لگا ہے۔ پہلے آٹا ڈیلرز حرکت میں آئے، ابھی وہ معاملہ جو ہے وہ سلجھا ہی نہیں تھا کہ سیمنٹ انڈسٹری بھی ٹیکسز کے خلاف کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ سیمنٹ ڈسٹریبیوشن ایسوسی ایشن نے بجٹ میں ٹیکسز میں اضافے کے خلاف ہڑتالوں کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ بھاری ٹیکسز کے نفاذ سے سیمنٹ کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سیمنٹ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ سیمنٹ کے ڈیلرز کو پوائنٹ آف سیل کے نام پر FBR کی جانب سے ہراساں کیا جا رہا ہے، جس کے بعد ڈیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز نے فیکٹریوں سے سیمنٹ نہ اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہم سیمنٹ نہیں اٹھائیں گے۔ اسی بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں، محمد لقمان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لقمان بتائے گا کیا معاملہ ہے یہ تمام تر؟ یہ وفاقی حکومت کی طرف سے ود ہولڈنگ ٹیکس کے نفاذ کے خلاف معیشت کے مختلف شعبوں کی طرف سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے پیٹرول ڈیلرز نے اس کے خلاف ہڑتال کی، اس کے بعد فلاور مل ایسوسی ایشن نے ہڑتال کی، اب باری آ گئی ہے سیمنٹ ڈیلرز کی۔ سیمنٹ ڈیلرز کی ہڑتال کا یہ دوسرا روز ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کے ساتھ ساتھ جو پوائنٹ آف سیل کا جو نظام لایا جا رہا ہے وہ بھی ان کو قبول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مختلف جو فیکٹری ہیں سیمنٹ کی ان کا سامان اٹھانا، ان کا مال اٹھانا بند کر دیا ہے۔ آج دوسرا روز ہے کہ انہوں نے مال نہیں اٹھایا۔ اس کو جو اگر آپ سٹاکس دیکھیں مارکیٹ میں تو اتنے ہیں جو صرف 3 روز اور چل سکتے ہیں۔ جو پورے ملک کی جو ریکوائرمنٹ ہے روزانہ کی سیمنٹ کی 1,20,000 ٹن ہے اور لاہور کی 6,000 ٹن ہے۔ اگر یہ سیمنٹ مسلسل نہیں آیا مارکیٹ میں تو یقیناً اس کی وجہ سے شارٹیج پیدا ہونا شروع ہوگی، قیمتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی اور تعمیراتی سیکٹر جو ہے متاثر ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، محمد لقمان ہمیں تمام تر ڈیٹیلز بتا رہے تھے۔ اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چودھری ساجد صاحب موجود ہیں جو کہ چیئرمین آل پاکستان سیمنٹ ایسوسی ایشن ہے۔ ساجد صاحب بہت شکریہ دن بھر کو وقت دینے کے لیے۔ سر کہیے گا یہ کیا معاملہ ہے اور کیا آپ نے اپنے تمام تر تحفظات حکومت کے سامنے رکھے ہیں؟ حکومت کا کیا رد عمل سامنے آیا ہے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورتحال ایسی ہے جی کہ یہ جو بجٹ پیش ہوا ہے 2024-25 اس میں حکومت نے اپنے کافی زیادہ ٹیکسز میں اضافہ کر دیا ہے۔ کسی سیکٹر کسی بھی شعبے کو اس نے آن بورڈ نہیں لیا۔ اس سے پہلے بجٹ سے پہلے 1250 روپے پر بیگ سیمنٹ مارکیٹ میں فروخت ہو رہا تھا۔ گورنمنٹ نے اس پہ ایکسائز ڈیوٹی بڑھائی، اس میں سیل ٹیکس میں اضافہ کیا جو مینوفیکچر ادا کرتا ہے اور سیمنٹ کی پرائس میں شامل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی پرائس اناؤنس کر دی گئی ہے 1450 روپے پر بیگ۔ اور دوسری چیز جو اس میں شامل ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اس پہ ڈیلر اور ریٹیلر کے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا جو کہ انڈر سیکشن 236H ہے۔ اس کی شرح بڑھا کر، وہ پہلے بھی نافذ العمل تھا، اس کی شرح بڑھا کر 2.5% کر دی گئی ہے جو کہ ایک بیگ پہ 35 روپیز بنتا ہے، جبکہ ریٹیلر کو اس کے مارجن میں جو کمپنی کمیشن ادا کرتی ہے وہ 8 سے 10 روپے پر بیگ ادا کرتی ہے۔ اب کوئی بھی ڈیلر یا ریٹیلر جو ہے وہ 10 روپے میں سے 35 روپے بیگ کس طرح دے سکتا ہے؟ اگر وہ دے گا تو کیا 25 روپے اپنی جیب میں سے ڈال کے ٹیکس ادا کر دے؟ یہ سلسلہ چل نہیں سکتا۔ کوئی بھی کاروبار اتنی دیر تک چل سکتا ہے جتنی دیر تک اس میں پروفیٹیبلٹی ہوتی ہے۔
सीमेंट के सेक्टर में इस वक्त साजिद साहब, इस रिटेल वक्त की जो है वो सतह पे मुख्तलिफ खत्म हो- शोबाजात के लोगों के रिजर्वेशंस मौजूद हैं इस बजट के बाद, और डेफिनेटली हुकूमत की जानिब से ये कहा तो गया है कि वो स्टेक होल्डर से इस हवाले से बात भी कर रहे हैं। आपकी जानिब से क्या हुकूमत से इस बारे में कोई रब्ता किया गया या हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने रब्ता किया ताकि मामले को बैठ कर सुलझाया जा सके? जी नहीं जी, हमने परसों लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपना ऑल पाकिस्तान का इजलास बुलवाया था, जिसमें हमारे तमाम दूसरे सूबों से भी जो मेंबर्स थे, वो स्टेक होल्डर थे, वो शामिल हुए और हमने मुतफिका तौर पर हड़ताल का ऐलान किया। लेकिन अभी तक किसी भी गवर्नमेंट शख्स ने, गवर्नमेंट की अथॉरिटी ने, FPR में से, वजारत खजाना में से किसी शख्स ने हमारे साथ रब्ता नहीं किया। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये मामला जो है वो खुश उसलूबी से हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साजिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन सीमेंट एसोसिएशन, और इस बारे में जो है वो इजहार ख्याल कर रहे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।